फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं आप सभी लोग? और आईएफएस के इस इंटरव्यू सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज एक और सफल विद्यार्थी, आज एक और सक्सेसफुल एस्पायरेंट आप सभी के साथ, हमारे साथ इस इंटरव्यू सेगमेंट में उपस्थित हैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी को साझा करने के लिए। तो आइए मिल करके स्वागत करें श्रवण जी का। श्रवण जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बधाई। आपने रिसेंट राजस्थान सेट एग्जाम को सफलतापूर्वक क्वालिफाई कर लिया है और आज इसी वजह से उन सारे जरूरी एक्सपीरियंसेस, उन सारी जरूरी चीजों को जो भी आपने आपकी प्रिपरेशन के दौरान जो है एक्सपीरियंसेस गेन किए हुए हैं, उन एक्सपीरियंसेस को हमारे स्टूडेंट्स के साथ साझा करने वाले हैं। सो वेलकम to our interview segment. Hello everyone. Thank you so much to the entire IFS team for taking interview of mine. First of all, a very good morning to all. And to RG sir also. भाई इंटरव्यू तो बनता है क्योंकि आपने जाहिर सी बात है एक एग्जाम में सफलता हासिल कर ली है और अगर कोई सफल व्यक्ति है तो सफल व्यक्ति से लोगों को बातें कराना, उनकी उन सारी जरूरी चीजों को लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा काम है और बस उस मेहनत का नतीजा है कि आज आप डेफिनेटली हमारे साथ हैं और ये होना बनता भी है। तो मैं चाहूंगा कि श्रवण जी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आप जो है अपना दें, जिससे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से देख रहे हैं, उनको आपके बारे में कुछ पता चले। My name is Shravan Gujar and I was qualifying MSc Zoology from JNU in 2020. And after this I was starting preparation of CSIR NET Life Science. But क्योंकि सेट बीच में आ गया था तो मैंने सेट की भी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जी। एंड नाउ मैं अभी कॉलेज लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आरपीसी जूलॉजी कॉलेज लेक्चर। ओके, तो फिर से जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों कि मोस्ट ऑफ एस्पायरेंट्स का, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज में वैसे एम तो हमारा CSIR है, सबसे बड़ा एम वही है, लेकिन लगे हाथ क्योंकि सेट एग्जाम बीच में आ जाता है तो लीजिए हमने वो भी दे दिया और सफल भी हो गए। कुल मिलाकर के बात यहाँ से ये निकल करके आती है कि भाई किसी एक बड़े एग्जाम की कोशिश में लग जाओ, उसकी तैयारी में लग जाओ, बाकी जो एग्जाम्स हैं आपके लगे हाथ सफल होने की संभावना रहती है ना। इसका मतलब जो बच्चे डरते हैं सेट बड़ा मुश्किल एग्जाम है, सेट सफलता जो है जल्दी से कोई क्वालिफाई नहीं करता, बड़ा जो है कट ऑफ बहुत कम होता है, तो ये सारी बातें सिर्फ एक अफवाह मात्र है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप किसी भी एग्जाम में सफल हो सकते हैं और इसका एग्जाम्पल है श्रवण जी। और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे कि वाई सेट एग्जाम, आपने सेट एग्जाम को क्यों चुना? वैसे आंसर आप दे चुके हैं, क्योंकि PSC एग्जाम आने वाले हैं ना, जैसा कि आपने बताया भी कि सेट एग्जाम दे दिए हैं तो अब इसका फायदा जो है PSC में होने वाला। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि वाई सेट एग्जाम, एनी स्पेसिफिक रीजन जो आपकी तरफ से? सर, जब मैं MSc में था मुझे जूलॉजी बहुत पसंद लगने लगी। ओके, जूलॉजी बहुत अच्छी लगने लगी। बढ़िया। तो मैंने कहा मुझे जूलॉजी ही पढ़ाना है, फिर टीचर बनना है। धीरे धीरे ये अंदर मतलब फीलिंग आई कि हाँ मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और जूलॉजी ही पढ़ाना है। तो इसके लिए मतलब धीरे धीरे पता चला कि आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके, धीरे धीरे सेट का पता चला, तो मैंने जैसे ही MSc कंप्लीट हुई नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो उस टाइम मैंने 2021 में IFS से नेट का सिलेबस परचेस किया था, ऑफलाइन थी कोचिंग। उसके बाद मैंने नेट की कोचिंग की, उसके एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही थी कि बीच में सेट आ गई, तो मैंने सेट का एग्जाम भी दे दिया एंड हो गया। क्योंकि मेरा मेन जो मोटो था वो आरपीसी कॉलेज लेक्चर को क्रैक करना है और उसके लिए सेट नेट जैसे हर्डल्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है मैंने ज्यादातर ऐसे विद्यार्थी जो इस प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी में आते हैं उन्हें पता ही नहीं होता, या कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो मास्टर्स तो कर रहे हैं बट उन्हें पता ही नहीं मास्टर्स के बाद क्या करना है, या उन्होंने शायद कभी स्कूल में कॉलेजेस में मन बना लिया था टीचर बनने का, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि सीनियर कॉलेज टीचर्स कैसे बन सकते हैं या लेक्चरर कैसे बन सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको या तो आपके स्टेट का जो सेट एग्जाम है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होता है, या तो CSIR नेट एग्जाम में एटलीस्ट क्वालिफाई करना होता है।
जिनको नहीं पता मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ, जाहिर सी बात है। और अगर आप इन दोनों में से किसी एग्जाम में सफल हो जाते हो तो आप किसी भी, स्पेशली उस स्टेट की पीएससी एग्जाम के लिए, अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो किसी भी स्टेट की पीएससी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। एग्जाम दीजिए, सफल होइए और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए। और जाहिर सी बात है श्रवण जी का भी जो एम है वो बहुत क्लियर है कि मुझे जूलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने इस जर्नी की तरफ एक कदम तो बढ़ा लिया है, क्योंकि वो सेट एग्जाम क्वालिफाई हो चुके हैं और वो अब आने वाली पीएचडी में भी सफल होंगे। और एक समय जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे तो फिर हम इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं आप सभी के लिए। ओके, सो अब अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाई आईएफएस क्यों? सर जैसा कि मैंने आपको कहा कि जैसे मेरी एमएससी पास हुई, कंप्लीट हुई, तो मैंने एमएससी के बाद मेरे को नेट करना था। और नेट के लिए जो हमने सुना था कि सबसे बेस्ट जो है वो आईएफएस ही है लाइफ साइंसेस के लिए। मैंने आईएफएस ज्वाइन किया, तो जैसे जैसे ज्वाइन किया वैसे वैसे मुझे और मतलब आईएफएस जो काफी बेटर लगा। आईएफएस की फैकल्टी जो हो गई, कंटेंट जो हो गया, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, उसका कंटेंट हमारे पास बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। और आईएफएस का जो कंटेंट है वो पूरा एक्यूरेट है। आपने अगर आईएफएस का कंटेंट ले लिया है उस एग्जाम से रिलेटेड, तो उसके बाद आपको चाहे किसी भी आप बुक ले लो, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम हो गया, वो मतलब सारे क्वेश्चन उसमें से कवर अप हो जाता है जी। और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैंने सेट के टाइम वापस आईएफएस का ऑनलाइन कोर्स परचेज किया था। नोट्स मेरे पास थे अवेलेबल पहले के लिखे हुए आईएफएस के, क्योंकि मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी। तो सेट के टाइम मैंने रिकॉर्डेड कोर्स लिया था जो मैंने सिर्फ देखा था। मैंने सिर्फ 1 मंथ पढ़ाई की है सिर्फ सेट की। सो जो 1 महीने की तैयारी में आप सफल भी हो गए? ओके, वैसे 1 महीने तो कहने की बात है, लेकिन उसके पहले भी आपने तैयारी पूरी कर रखी है ना? तो बस आपने रिवीजन भर 1 मंथ किया और डेफिनेटली आराम से सेट एग्जाम में सफल हुए। अब जो है जनरली आप देखेंगे कि किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, डेफिनेटली आपने सेट की तैयारी की, सफल हुए, आपने और भी कई सारे एग्जाम्स के बारे में सोच रखा है। किसी भी एग्जाम की तैयारी के दौरान एक कॉमन मुश्किलें, कॉमन हर्डल्स क्या होती हैं, और आपने ऐसी कौन कौन सी मुश्किलें, ऐसे कौन कौन से हर्डल्स हैं जो फेस किए? मैं चाहूंगा कि उन सारी चीजों को, उन सारी कॉमन प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाए, सारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया जाए, ताकि अगर उन्हें भी इस प्रकार की कोई फीलिंग आ रही है कि नहीं हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है या हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो पता चले कि किसी भी एग्जाम की तैयारी में ये बहुत आम बात है, बहुत कॉमन बात है। ऐसी क्या क्या चीजें हैं? सर सबसे बड़ा हर्डल मेरी लाइफ में ये है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस आर नॉट मच बेटर। तो मैं जॉब पे करता हूँ, सुबह मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो जॉब के लिए आधा टाइम वहाँ कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद हार्डली मेरे को 4 to 5 आवर्स मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा हर्डल जॉब रही है, जो कि चाहे सेट हो चाहे नेट हो। एमएससी के बाद से मैंने जॉब ज्वाइन कर रखा है, तो वो कंटिन्यू चल रहा है, उसी के साथ में सारी प्रिपरेशन हो रही है। तो जैसे ही मैं कॉलेज से घर आता हूँ उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके एंड आफ्टर दिस में लाइब्रेरी चला जाता हूँ उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे बड़ी तो जॉब है, क्योंकि आपको टाइम कम मिल पाता है। सही बात। लेकिन फिर भी उसके बाद भी सबसे बड़ा इशू ये भी है प्रॉब्लम की कंटेंट आपको सही प्रोवाइड होना चाहिए। आप कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना आप कुछ गलत पढ़ रहे हैं या आप कम पढ़ रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, वो भी है। लेकिन आईएफएस पे क्योंकि मैंने नेट कर रखा था, तो मुझे आईएफएस पे पूरा एक ब्लाइंड बिलीव था कि हाँ आईएफएस तो बेस्ट है इसके लिए, इसलिए मैंने आईएफएस पे ज्वाइन किया। और जो जो उन्होंने सारी गाइडलाइंस वगैरह बताई, सारी वही फॉलो की है। जो इसके अंदर टेस्ट सीरीज थी, जो डेली टेस्ट थे, सब कुछ वही था। एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी ना तो परचेज किया, ना मैंने कोई नोट्स देखे, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है कि आप वो कवर कर लो तो भी बड़ी बात है। जैसा मैंने पहले बोला कि अगर वो ही आप कर लो तो आपको बाकी कहीं से पढ़ने की नीड ही नहीं है। सही बात। तो देखिए हर्डल्स, मुश्किलें कई सारी हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर मेजर एक ऐसी पॉपुलेशन है, ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से कई बार मतलब एक कह सकते हैं उनके रास्ते का रोड़ा है।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फाइनेंशियल स्थितियां आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देंगी। जी नहीं, हर प्रॉब्लम है, उस हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। ये बात अलग है कि किसी को थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, और जाहिर सी बात है श्रवण जी ने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया है, और सिर्फ फेस नहीं किया, उसके ऊपर ओवरकम भी किया। ओवरकम करने के बाद अपने आप को प्रूव भी किया है कि ये सारी सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की मुश्किलें हैं। इनसे डर करके आपको रुकना नहीं है, आप आगे बढ़े, कोशिश करें कि किसी न किसी तरीके से इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालें और अपने एम की तरफ बढ़ते रहें, और सफलता मिलेगी, ये बात तय है। तो जाहिर सी बात है सफलता मिलेगी, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, आप भी अगर जीवन में चाहते हैं कि आपके जो भी एम है तो सफलता के लिए मेहनत काफी जरूरी है। ठीक, और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपका मोटिवेशन सोर्स क्या रहा जब आप पूरी तैयारी में लगे हुए थे। तो कई बार ऐसी स्थितियां आई होंगी, कई बार ऐसा लगा होगा कि तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, बड़ा हेक्टिक लग रहा है, मुझसे होगा नहीं होगा। इन जो भी परिस्थितियां रही, इनमें आपका मोटिवेशन सोर्स क्या रहा? मेरा मोटिवेशन सोर्स सबसे बड़ा तो मेरी मदर है जी, मुझे हर बात पर मोटिवेट करती है। आई थिंक शी डोंट नो कि भाई सेट क्या है, नेट क्या है, उन्हें इतना नहीं आइडिया। वो एक हाउसवाइफ है, बट स्टिल वो ऑलवेज एक पुशअप करती है कि हाँ तू कर सकता है, तू सेट कर सकता है, तू नेट कर सकता है, जॉब है तो क्या हो, तू कर सकता है, तू सबसे होशियार है। तो मदर्स का मोटिवेशन मेरे लिए सबसे ज्यादा है। दूसरा मैं खुद, जब मैंने सोचा है कि भाई अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है तो सेट या नेट तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। ये नहीं होगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चाहे टाइम नहीं है, चाहे जॉब है, चाहे कुछ भी हो, अगर आपने एक चीज को सोच लिया है कि आपको वो करना है तो आप पूरी जान लगा देते हैं उसको करने के अंदर, जैसा मैंने किया। मेरे को चाहे जितना भी टाइम मिलता था मैं उस टाइम का पूरा कंज्यूम करता था। चाहे हमारे जो हॉलीडेज होते थे या कॉलेज में मेरे को टाइम मिलता था, मैं अपनी प्रिपरेशन ऑलवेज कंटिन्यू रखता था। दिन का भले 1 घंटे ही पढ़ो, पर मैं हमेशा पढ़ता रहता था, कभी भी स्टडी को स्टॉप नहीं किया। बहुत बढ़िया। और जाहिर सी बात है जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर आपको जरूरत पड़ेगी किसी एक ऐसे व्यक्ति की जो आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो, आपकी प्रेरणा हो, आपको जरूरत पड़ने पर जहां आप लड़खड़ाएं वहां सहारा दे। और कई बार यही मेजर रोल हमारे घर के माता पिता, भाई बहन, यार दोस्त करते हैं। और जाहिर सी बात है इन्हीं में से एक व्यक्ति आपके मोटिवेशन सोर्स हैं, माता जी। और सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि आप भी डेफिनेटली आप जानते हैं कि आपका मोटिवेशन सोर्स कौन है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को पहचान के रखिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज में सफल होना चाहते हो तो ऐसे लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। और हो सकता है कि मोटिवेशन का सोर्स कोई भी हो, आपका कोई मित्र हो सकता है, आपका कोई टीचर हो सकता है, आपके परिवारजन में से कोई हो सकता है। और ये बहुत जरूरी फैक्टर है कि जब कभी ऐसी स्थिति आए कि आपको लग रहा है कि हिम्मत टूट रही है, तब ऐसे लोग ही हैं जो आपकी हिम्मत को फिर से सहारा देंगे। आइए इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। और जाहिर सी बात है मेरे अगले सवाल का जवाब भी मैं पा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस सफलता के पीछे, आपने राजस्थान सेट एग्जाम में सफलता हासिल की है, आप इस पूरी सफलता का क्रेडिट किससे देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स माय मदर। जाहिर सी बात, अगर आज मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करूं, चाहे मैं फॉर्म भरूं, चाहे मैं कोई कोचिंग ज्वाइन करूं, चाहे अपनी लाइफ में मैं कोई भी काम करूं, चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे कहीं से भी, मैं सबसे पहले अपनी मदर से एडवाइस लेता हूँ। जाहिर सी बात, वो बहुत अच्छा गाइड करती है, हाँ तू ये कर, हाँ तू ये कर, हाँ ये सही है, तू वो कर। तो शी इज द रियल रोल मॉडल ऑफ लाइफ। एंड ऑफ कोर्स जो टीचर है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, थैंक्स भी है, जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, ये करना, प्रॉपर गाइडेंस। एंड ऑफ कोर्स आईएफएस तो हमेशा से रहा है। देखिए भाई, टीचर का काम होता है कि वो स्टूडेंट्स की भलाई के लिए, उसके फायदे के लिए जो हो सके वो करे, लेकिन कहीं न कहीं उससे भी ज्यादा जरूरी रोल कई बार घर वालों का होता है। और जाहिर सी बात है ऐसा ही रोल आपके माता जी का है।
अब इन सारी चीजों के बाद, इन सारे सवालों के बाद एक ऐसा सवाल जिससे हमारे स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। मैं चाहूंगा कि आप उन सारे इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स एंड सजेशंस को हमारे साथ साझा करें, सारे स्टूडेंट्स के साथ साझा करें, जो कि एग्जाम की तैयारी के दौरान हमेशा किसी भी विद्यार्थी को ध्यान रखनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगा कि आप ये मत देखिए कि प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स तो हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं आनी ही है। बट आई थिंक कि सबसे बड़ी बात, आपके पास कंटेंट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, आप कंटिन्यूटी रखिए अपनी स्टडी के अंदर। आप ऐसा ना है कि उसके बीच में काफी गैप ला रहे हैं। चाहे दिन का 1 घंटे आप पढ़िए, बट इसको पढ़िए जरूर। तो लास्ट में कि आप हमेशा गोल ओरिएंटेड रहिए, अपनी जो भी आपका गोल उसमें फोकस्ड रहिए। आजकल लोग जो है मतलब इतने सारे एग्जाम की एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप एट अ टाइम एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसी पे फोकस रहिए, सेंटर रहिए, और आप डेफिनेटली वो क्लियर करेंगे। सबसे पहला उसका कंटेंट आपके पास बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। कि प्रिपरेशन वगैरह वो सब बात की बात है, जो पढ़ना है आपको वो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। बाकी सब तो बात की बात है। तो कुल मिलाकर के मंजिल तक पहुंचना है तो रास्तों का पता होना चाहिए। आपको रास्ते नहीं पता है, मंजिल तो काफी दूर है ना? तो मंजिल तक पहुंचना है, सफल होना है, तो सफलता की जरूरतें क्या, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उन पर काम करें। सफल तो आप हो ही जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। तो इसी के साथ इस इंटरव्यू सेगमेंट को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी, आपको आपने पूरा समय दिया और आपकी इतने सारे जरूरी और इतने सारे प्यारे एक्सपीरियंसेस को हमारे एस्पायरेंट्स के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। तो इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।